कितने चैप्टर होंगे? सॉरी उबैद, क्या कह रहे हैं आप? सर आज कितने चैप्टर चलेंगे? आज 3 चैप्टर्स पर डे। ठीक है। द फर्स्ट वन बीइंग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इन सिंगल एंट्री। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो पुरानी होंगी, बस 2 to 3 न्यू थिंग्स। ठीक है। अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? जो कंप्लीट ना, ऑब्वियसली रीजन क्या हो सकते हैं? ओनर ऑफ अ स्मॉल बिजनेस मे बी अनअवेयर ऑफ द नीड टू कीप रिकॉर्ड्स। इसीलिए वो पूरा रिकॉर्ड रखता ही ना हो, क्योंकि उसके इंपॉर्टेंस ही ना पता हो पूरे रिकॉर्ड रखने की। Then small business usually cannot afford to employ bookkeeping staff. और बुक कीपिंग की डेफिनेशन क्या है? रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। याद रखिएगा, दिस कैन बी टेस्टेड इन योर एमसीक्यूज। ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर डिस्ट्रॉयड और स्टोलन, उस वजह से आपके इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हों, एंड एनी अदर रीजन, राइट। इसमें सबसे पहली चीज दैट वील हैव टू लुक एट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर सिंपल स्टेटमेंट है जो कि बैलेंस शीट जैसी है। आपने बेसिकली बैलेंस शीट बनानी है। What do you need to calculate? It calculates capital using what? Assets minus liabilities. काशी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन याद है आपको? जी सर, याद है। उसमें क्या होता है? Assets equals to कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। ठीक है। अब ये ऐसी चीजें जो आई एम अज्यूमिंग कि आपको फिंगर टिप्स पे होंगी, राइट। ये इसी को अगर आप बैलेंस शीट भी यही बनती है ना, एसेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, तो आपने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जो होती है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसका पर्पस ये होता है यू नीड टू कैलकुलेट योर कैपिटल। और कैपिटल इक्वल्स टू व्हाट? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। ठीक है जी। तो मिसिंग फिगर आपको आपका कैपिटल का अमाउंट दे रहा होगा। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स व्हिच इज सिमिलर टू योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है। ऑल राइट देन, एक चीज होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। देन एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है अपना मिसिंग फिगर विच इज नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिपेंडिंग। ठीक है जी। सो ओपनिंग कैपिटल एंड क्लोजिंग कैपिटल को कैलकुलेटेड थ्रू स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। जो हमने ऊपर कैलकुलेट करना है, या आपको सिर्फ एक चीज कैलकुलेट करनी होगी, ओपनिंग कैपिटल और मे बी क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, देन रिमेंबर द इक्वेशन जो हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बनाते हैं, कौन सी होती है? ओपनिंग कैपिटल ऐड एडिशनल कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। डू यू नो दिस? और अभी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो करते हैं, ये है बेसिकली वो सेक्शन। अब आपको स्पेशली एमसीक्यूज में वो बाकी सारी चीजें दे देगा। हो सकता है आपसे पूछे नेट प्रॉफिट की अमाउंट क्या है, या हो सकता है वो आपसे पूछे ड्रॉइंग्स की अमाउंट क्या है। इन दोज क्वेश्चंस, अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो फिर वो आपसे हो सकता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस मांग लो। जब भी स्टेटमेंट आपसे मांग रहा होगा ना, तो इस तरीके की स्टेटमेंट बनती है। हाउएवर इस तरीके से सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, आपने बनानी यही होगी। तो बट इसको हम इक्वेशन फॉर्म में ले आते हैं। अब लुक एट दिस, क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से आता है जी? ओपनिंग कैपिटल एड एडिशनल कैपिटल, यानी जो ड्यूरिंग द ईयर आपने इन्वेस्ट किया, और कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट या लेस ड्रॉइंग्स जो लेस नेट लॉस जो भी होगा। ठीक है। बट आप इसको प्लस नेट प्रॉफिट ही रखेंगे, माइनस ड्रॉइंग्स, है ना, इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। इसमें यूजुअली आपसे क्या पूछता है वो, कि प्रॉफिट या लॉस का फिगर बताओ। तो जस्ट हैव टू मेक प्रॉफिट द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन, यानी कि आप बाकी सारी चीजों को लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन ले जाओ। यानी क्लोजिंग कैपिटल तो लेफ्ट साइड पे ही पड़ा है, माइनस ओपनिंग कैपिटल माइनस एडिशनल कैपिटल एंड प्लस ड्रॉइंग्स। मेक सेंस? ये बात समझ में आई है? आपने अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वैसे तो एमसीक्यूज में नहीं आ रहा, तो वैसे तो सॉल्व कैसे करना है, आपने इक्वेशन के थ्रू ही करना है। दैट मेक्स इट अ लॉट मोर इजियर। और आपको ये याद नहीं रखनी, आपको ये याद होनी चाहिए जो बैलेंस शीट वाली इक्वेशन है, बेसिकली ये वाला प्रोसीजर सारा। ठीक है जी। ओपनिंग कैपिटल ऐड एडिशनल कैपिटल ऐड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स इक्वल्स टू क्लोजिंग कैपिटल। अगर वो आपसे पूछते हैं नेट प्रॉफिट की अमाउंट कितनी है, तो जस्ट मेक एन इक्वेशन ऑफ क्लोजिंग कैपिटल जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। इसमें आप सिर्फ नेट प्रॉफिट को सब्जेक्ट बना लो, एलजेब्रा। ठीक है। आई एम श्योर यू मस्ट बी रीडिंग मैथ्स एज वेल। ठीक है। इज दिस क्लियर गाइस? काशी, उबैद, ये क्लियर हुआ? सर ऑल राइट। उबैद आपको? यस सर। जी। अब अगर लिंक करें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को, तो हो सकता है आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में ये चीज कैलकुलेट करनी पड़े पहले। ठीक है। यानी यू विल बी यूजिंग दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट योर ओपनिंग कैपिटल, फिर हो सकता है आपको क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। अगर प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है, तो फिर आपकी ये इक्वेशन ये आपको आती है
इसी को अगर आप मैथमेटिकली अलजेब्रा से सॉल्व करते हैं तो ये इक्वेशन बन जाती है। अच्छा, अगर ये आपको आती है तो ऑब्वियसली फिर आपसे वो हो सकता है ड्राइंग्स पूछ ले, प्रॉफिट देके ड्राइंग्स पूछ ले, तो फिर तो इट्स वेरी सिंपल कि आप कुछ भी सब्जेक्ट बना लीजिए एंड फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। ठीक है, तो ये पर्पस है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। अब ये वो वाली बातें आ रही हैं जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं इनके रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में। देखो, टॉपिक का नेम है सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। अब सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट इन अदर वर्ड्स किसका अकाउंट होता है? सारे के सारे रिसीवेबल्स का अकाउंट होता है। सो आप कोई भी इनमें से मिसिंग फिगर फाइंड आउट कर सकते हैं। यूजली ये क्रेडिट सेल्स फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं। हो सकता है आपको वो कहे डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट कितनी है, या हो सकता है वो आपसे ये कहे कि जी कैश या बैंक कितना पे किया था टू आर कितना पे किया था रिसीवेबल्स ने आपको। ठीक है जी, बट यूजली आप सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाएंगे टू फाइंड आउट योर क्रेडिट सेल्स। डू वी नीड टू गो ओवर दिस अगेन और नॉट, कि डेबिट कौन से आइटम्स होते हैं, क्रेडिट कौन से आइटम्स होते हैं? ठीक है, ये हमारा परसों का जो टॉपिक था। सो इसमें सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपको कोई रिसीवेबल से रिलेटेड कोई भी फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा तो जस्ट मेक अ सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, प्लग इन द रेलेवेंट फिगर्स और फिर आप कैलकुलेट कर लीजिए डिफरेंस, दैट विल बी योर मिसिंग फिगर। ठीक है जी, आई एम श्योर या आई होप कि अब आपको डेबिट्स और क्रेडिट्स में पता चल गया होगा। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट में बेसिकली डेबिट वो चीज हो रही थी दैट इंक्रीजेस द वैल्यू ऑफ रिसीवेबल, और क्रेडिट आइटम्स वो आप कह रहे थे दैट रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ रिसीवेबल्स। ठीक है, एनी प्रॉब्लम इन दिस फॉर्मेट काशी एंड उबैद? नॉट सर। ठीक है, तो ये तो खैर इसके लिए अब अलग से चैप्टर भी हमने डिस्कस किया था। सो यू हैव द फॉर्मेट एज वेल, आप उसको गो ओवर कर सकते हैं। अगेन सिमिलरली परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट जो होता है वो किसका अकाउंट होता है? पेएबल्स का एक कलेक्टिव अकाउंट होता है। सारे पेएबल्स को जब मैं ऐड करके एक अकाउंट बनाऊंगा दैट विल बी परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट। नाउ यूजली आपसे यहाँ पे क्रेडिट परचेजेस फाइंड आउट करवाएगा वो। ठीक है जी, यूजली। हाउएवर कुछ भी फाइंड आउट करवा सकता है, फॉर एग्जांपल डिस्काउंट रिसीव बता दें या कितनी पेमेंट आपने की थी। ठीक है, यानी उस केस में आपने सारी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन अपने पेबल से देखनी है एंड देन फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। यूजली सबसे बड़ा फिगर कौन सा होता है? जो भी आपने परचेजेस ऑन क्रेडिट की होती हैं। सो यूजली आपको यही फाइंड आउट करनी पड़ेगी। अगेन इस चैप्टर में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होगा तो यू नीड टू मेक समथिंग टू फाइंड आउट द अदर थिंग। जो मिसिंग फिगर होगा आपने बेसिकली उसको फाइंड आउट करना है। पेबल्स का अकाउंट है ये, तो हर चीज क्रेडिट वो होगी जहां से आपका पेबल्स इंक्रीज करेंगे, और डेबिट कौन से आइटम्स हो रहे हैं? जो आपके पेबल्स की अमाउंट डिक्रीज करेंगे। ठीक है, अगेन क्लियर काशी एंड उबैद? यस यस सर। सर। ओके, अच्छा अगेन ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स का। अगर तो एक्सपेंस जो है इट हैज नो एक्रूल्स एंड नो प्रीपेमेंट्स, इसका मतलब है जितना एक्सपेंस आपने पे किए उतना ही फॉर द ईयर है। हाउएवर अगर आपको क्वेश्चन में प्रीपेड्स भी गिवन है, एक्रूल्स भी गिवन है, देन यू नीड टू मेक एन अकाउंट ऑफ दैट एक्सपेंस और इनकम, डिपेंड करता है जो भी क्वेश्चन में हो, टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर। अगर आपको ये अकाउंट वैसे अब तक आ जाना चाहिए बिकॉज वी डिस्कस दिस इन इट्स ओन चैप्टर, एक्रूल्स एंड प्रीपेमेंट्स का अपने चैप्टर में डिटेल से किया था, बट लेट मी गो ओवर इट अगेन जस्ट इन केस। प्रीपेड एक्सपेंस आपका एसेट बनता है, राइट उसका ब्रॉड डाउन आपको पता होना चाहिए जी, डेबिट पे आएगा। अगर आपको ये पता है तो फिर ये भी पता होगा कि कैरी डाउन क्रेडिट पे आएगा, जो कैरी डाउन होता है लास्ट डेट का। सिमिलरली एक्रूड एक्सपेंस आपके लिए एक लाइबिलिटी होती है, यू स्टिल हैव टू पे इट। तो एक्रूड एक्सपेंस का ब्रॉड डाउन क्रेडिट है, लाइबिलिटी है, एंड कैरेड डाउन डेबिट पे आएगा। ये चार चीजें हो गई। देन यू पे योर एक्सपेंस, तो आप एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और बैंक या कैश को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, यूजली आपसे क्या पूछेगा जी? एक्सपेंस फॉर द ईयर कितना है, या वो ये कहेगा जी इनकम स्टेटमेंट में कितना ट्रांसफर करना है। देन प्लग इन ऑल द फिगर्स, और जो मिसिंग फिगर होगा वो आपको ये अमाउंट बता रहा होगा, जो डिफरेंस होगा बिटवीन द टू साइड्स। हाँ, ये भी आपसे पूछ सकता है, ये अमाउंट दे के आपसे पूछ ले आपने पे कितना किया था, तो फिर उस केस में ये मिसिंग फिगर होगा। सो यू नीड टू नो हाउ टू मेक दिस अकाउंट ऑफ एक्सपेंस। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, आई होप कि ये भूल ना गए हो, जस्ट रिविजन आप रखनी है। इट्स ओनली 3 वीक्स टू गो, सो यू हैव टू रिवाइज, क्योंकि यही अप्लाई होगा। मंडे से पता चल जाएगा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ठीक है जी, एंड देन इनकम्स के केस में भी यही है। अगर तो कोई इनकम का कोई एक्रूड भी नहीं है और कोई पेएबल भी नहीं है, इट मीन्स जितनी आपने रिसीव की है, यानी जितनी कैश बुक में डेबिट हुई भी है, उतनी ही इनकम फॉर द ईयर है। However, अगर आपको accruals and prepayments given है, तो इनकम के केस में इट्स द एग्जैक्ट ऑपोजिट।
एक्रूड इनकम आपका एसेट बन जाता है. व्हाई? आई हैव अर्न द इनकम बट आई हैवंट रिसीव्ड इट, सो इट बिकम्स अ रिसीवेबल. तो एक्रूड ब्रॉट डाउन आपका डेबिट पे आएगा, एक्रूड कैरी डाउन देयरफॉर आपका क्रेडिट पे आएगा. ठीक है. इसी तरह प्रीपेड जो इनकम होती है दैट्स अ लायबिलिटी. Why? Because आपने रिसीव पहले कर ली होती है बट यू हैवंट पेड द सर्विसेज, सो इट बिकम्स अ पेएबल. देयरफॉर इसका प्रीपेड जो है वो ब्रॉट डाउन क्रेडिट पे आएगा और कैरी डाउन डेबिट पे आएगा. ठीक है जी. देन अनदर एंट्री जो आप रिसीव करते हैं, क्योंकि इनकम है तो आप रिसीव करते हैं. जब आप रिसीव करते हैं तो आप बैंक या कैश को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं. एंड यूजली आपसे क्या पूछेगा जी, फॉर द ईयर कितना या इनकम स्टेटमेंट में कितना ट्रांसफर करना है. तो आपका इनकम का अकाउंट उस केस में डेबिट हो रहा होगा और इनकम स्टेटमेंट विल बी क्रेडिटेड इन दैट केस. एंड जस्ट अ रूल ऑफ थंब, इनकम स्टेटमेंट इज ऑलवेज डेबिटेड विद एक्सपेंसेस एंड इट्स ऑलवेज क्रेडिटेड विद इनकम्स. ठीक है. Any question in this one? Again, पुराना चैप्टर है, we've already discussed this, but once again थोड़ी सी डिटेल में हम चले गए. Clear, काशी अनुवैद? Yes, sir. Okay. अच्छा, देन एक न्यू कॉन्सेप्ट है अब, मार्कअप एंड मार्जिन का. ठीक है जी. मार्कअप का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स. यू नीड टू रिमेंबर दिस. ठीक है. मल्टीप्लाई बाय 100% के लिए मार्कअप इज ग्रॉस प्रॉफिट ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसका मतलब ये होगा कि आपने देखो, अगर हमेशा अभी एग्जाम्पल भी करते हैं ताकि आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ जाए. 25% का मतलब क्या होगा कि आपका डिनोमिनेटर 100% के इक्वल है ऑलवेज, और जो भी ग्रॉस प्रॉफिट की उसने परसेंटेज दे दी है दैट इज जो भी उसने आपको लेबल कर दिया 25%, ये 100% के इक्वल है. सो फॉर इंस्टेंस इफ वी नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ सेल्स, उसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे फिर? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. और वो कब चाहिए होगा अभी हम एक क्वेश्चन से कर लेते हैं. ठीक है जी. तो हमेशा डिनोमिनेटर जो होगा, चाहे मार्कअप हो चाहे मार्जिन हो, डिनोमिनेटर 100% रहना है. ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज जो भी क्वेश्चन में वो देगा आपकी वो होगी. तो आप ये इक्वेशन यूज करके फिर आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं यार सेल्स की परसेंटेज कितनी है. ठीक है जी. सो दैट्स व्हाट इट मींस, राइट. इसी तरह मार्जिन जो होता है दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, यानी ग्रॉस प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स. मार्कअप क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स. मार्जिन में ग्रॉस प्रॉफिट इज परसेंटेज ऑफ सेल्स. ठीक है जी. सो रिमेंबर, डिनोमिनेटर हमेशा आपका 100 के इक्वल होगा. इस केस में मैं कौन सा थर्ड फिगर की परसेंटेज निकाल सकता हूँ? मैं अपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज निकाल सकता हूँ यूजिंग द सेम इक्वेशन, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट. सो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होगा? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है. इस केस में 80% मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है. यहाँ तक बात समझ में आई कि मैं एक थर्ड चीज का, यानी इन तीनों में से जो तीसरी चीज होगी उसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करूंगा? यूजिंग दिस इक्वेशन. ऑलवेज रिमेंबर, आपका डिनोमिनेटर 100 के इक्वल होता है. ठीक है. चाहे मार्कअप होगा तो 100% कॉस्ट ऑफ सेल्स के इक्वल है, और जहां मार्जिन होगा वहां 100% सेल्स के इक्वल होगा. ये इक्वेशन यूज करके मैं तीसरी चीज जो मिसिंग है वो आपने फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है. इज दिस क्लियर? ताकि मैं एग्जाम्पल पर आऊं एंड देन पहले इसकी एग्जाम्पल कर लेते हैं, बाद में ये वाली इक्वेशन पे आ जाते हैं. नाउ लेट्स सी. यहाँ पे देखो, फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फर्स्ट ईयर ऑफ अ बिजनेस. फर्स्ट ईयर जब भी आपको क्वेश्चन में मेंशन करके देगा, इसका मतलब ये होगा कि आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं है. ठीक है जी. राइट. फर्स्ट ईयर है ना, तो ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं होगी हमेशा, ये याद रखिएगा. देन वो कहता है जी प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट, और उसने ये तीन चीजें दे दी हैं, परचेजेस, रिटर्न आउटवर्ड्स एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री. अच्छा, इन तीन चीजों से मैं क्या निकाल सकता हूँ? What can I calculate using my purchases, return outwards and closing inventory? Gross profit. Nope. शाबाश. ये किसके फॉर्मूले में आती हैं चीजें? Cost of sales. कॉस्ट ऑफ सेल्स. एग्जैक्टली. ठीक है. अब कॉस्ट ऑफ सेल्स का प्रॉपर फॉर्मेट क्या है जी? ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस एट कैरेज इनवर्ड्स लेस रिटर्न आउटवर्ड्स लेस ड्रॉइंग ऑफ गुड्स लेस गुड्स लॉस्ट लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री. यानी इससे बड़ा आई डोंट थिंक कोई हो सकता है. ठीक है जी. बस यू नीड टू रिमेंबर ओपनिंग इन्वेंट्री एट परचेजेस प्लस ये कॉमन है. कैरेज इनवर्ड्स ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि परचेजेस को लाने का खर्चा है. रिटर्न आउटवर्ड्स परचेजेस रिटर्न करते हैं तो वो माइनस करते हैं.
ड्रॉइंग ऑफ गुड्स से अगेन आपकी परचेजेस कम होती हैं, उसको माइनस करते हैं। गुड्स लॉस से भी परचेजेस कम होती हैं, इसलिए माइनस करते हैं। और क्लोजिंग इन्वेंट्री इसलिए माइनस करते हैं क्योंकि ये बेची नहीं होती आपने, ठीक है। सो दैट्स, अब ये है थोड़ा सा 3 चीजें इसमें गिवन है आपको। ओपनिंग इन्वेंट्री होगी नहीं, फर्स्ट ईयर है। नाउ सी व्हाट्स द सिग्निफिकेंस जो मैं आपको पहले बता रहा था। मार्जिन दे दिया है, पहले तो ये बताएं मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है, इफ एनीवन रिमेंबर्स, अभी हमने 2 मिनट पहले किया है। Gross profit divided by sales डिवाइड बाय 200. बस ठीक है। अब इसमें एक मसला है, वो जो मैंने आपको ऊपर स्टोरी सुनाई थी कि यार व्हाई डू आई नीड टू कैलकुलेट माय थर्ड थिंग एज वेल। देखो हो सकता है आपको वो, अब देखो फॉर्मूला में क्या दिया हुआ है, जीपी दी हुई है और सेल्स दी हुई है। हमने क्या कहा था, सेल्स हमेशा डिनोमिनेटर हमेशा 100% के इक्वल होता है, ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, 20 के, ठीक है ना। ये बात समझ में आ गई, ये वाली बात। However, देखो अब इसमें मसला, why do I need to calculate my cost of sales की परसेंटेज, बिकॉज मुझे जो नंबर्स गिवन है ना, उससे मैं अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल सकता हूँ। तो मुझे कोई ऐसी चीज चाहिए जिसकी परसेंटेज भी मेरे पास हो और जिसके नंबर भी मेरे पास हो, सो दैट आई कैन अप्लाई द यूनिटरी मेथड। अब लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट आवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। परचेजेस ऐड करेंगे, व्हाट अबाउट रिटर्न आउटवर्ड्स उबैद? कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है, परचेजेस मैंने ऐड कर दी, रिटर्न आउटवर्ड्स के साथ क्या करें, माइनस। माइनस, और क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ माइनस। ये भी माइनस, गुड। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस आप समझना, कॉस्ट ऑफ सेल्स की अमाउंट मुझे पता चल गई जी, ठीक है जी, वो आ गई 36,000। बट मुझे जो फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स आ रहे हैं, राइट। नाउ आई नीड टू कैलकुलेट क्या मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज कितनी है, सो दैट आई कैन अप्लाई द यूनिटरी मेथड। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या बात कर रहा हूँ, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, है ना भाई। यही है, सेल्स की भी परसेंटेज है मेरे पास और ग्रॉस प्रॉफिट की भी परसेंटेज है। तो कैन आई फाइंड आउट माय कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज कितनी आ जाएगी, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करेंगे ना, तो कितने इक्वल आ जाएगा, ये 80% के इक्वल आ जाएगा। अब वंस यू हैव डन दिस, नाउ अब हमारा काम आसान हो गया। कैसे, एक ही चीज की आपके पास अमाउंट भी है और उसी चीज की आपके पास परसेंटेज भी है। सो व्हाट इज यूनिटरी मेथड, अगर आपने ओ लेवल में पढ़ा हो, इफ 36,000 या इफ 80% इक्वल्स टू 36,000, है ना भाई, नाउ आई कैन कैलकुलेट माय सेल्स एज वेल और नाउ आई कैन कैलकुलेट माय ग्रॉस प्रॉफिट एज वेल। तो मैं क्या करूंगा जी, व्हाट इज 100% इक्वल्स टू, 100% इक्वल्स टू x, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ सेल्स, ठीक है जी। ये बात समझ में आई काशी एंड उबैद? Yes, sir. ठीक है, अब मैं डायरेक्टली 20% इक्वल्स टू एक्स रख के ग्रॉस प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ, या फिर मैं 100% जब कैलकुलेट करूंगा, लेट से वो 50,000 आ जाते हैं, लेट से, तो मैं 50,000 माइनस 36,000 करके ग्रॉस प्रॉफिट वैसे भी निकाल सकता हूँ। वाई डिड आई नीड टू डू ये वाला काम, वाई डिड आई नीड टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्योंकि देखो ये तब काम आएगा आपको जब आपको, देखो अमाउंट किसकी पता थी, ना मुझे सेल्स की अमाउंट पता थी ना मुझे ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट पता थी, बट मुझे अमाउंट पता थी कॉस्ट ऑफ सेल्स की। तो जिस चीज की आपको अमाउंट पता हो तो इट्स बेटर कि उस चीज का आपको परसेंटेज भी पता हो, ताकि आप ये काम कर सकें, ये जो मैंने यूनिटरी मेथड अप्लाई की है, ठीक है, ये काम करने के लिए। दैट्स व्हाई आई नीडेड टू कैलकुलेट माय कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज सो दैट आई कैन कीप 80% इक्वल्स टू 36,000। सो व्हाट इज 100%, क्योंकि रिमेंबर मार्जिन था ना, तो मैंने कहा था सेल्स 100% के इक्वल है और ग्रॉस प्रॉफिट 20% के इक्वल है। तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है, यूजिंग द इक्वेशन व्हाट, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स। इज दैट क्लियर गाइस? ये वो इसी की एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, आपको मैंने लाइव करके दिखा दिया है, ठीक है जी। सो ये सारा काम करके फिर यू कैन इजीली कैलकुलेट, आपकी सेल्स आ रही थी 45,000 और आपकी ग्रॉस प्रॉफिट आ रही थी 9,000, ठीक है। तो ये वही काम करके आपने फिर कैलकुलेट कर लेना है। लेट्स से इसी को थोड़ा रिवर्स कर देते हैं, अगर आपको यहाँ पे सेल्स गिवन होती, सिर्फ सेल्स का फिगर इस इन 3 चीज़ों के बजाय, और यहाँ पे मार्कअप गिवन होता, ठीक है जी, समथिंग लाइक दैट, तब मैं क्या करता जी, उस केस में मैं फॉर एग्जांपल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये भी बल्कि करवा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। लेट्स से मुझे सेल्स का फिगर पता है, ठीक है, सेल्स इज इक्वल्स टू 100 लेट्स से, बट क्वेश्चन में मुझे मार्कअप दे दिए। अब मार्कअप क्या होता है काशी, मार्कअप इज इक्वल्स टू व्हाट,
Gross profit over cost of sales राइट, in 200. बस बेस्ट है, ठीक है। जीपी ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स। लेट्स से मार्कअप उसने 25% दिया हुआ है। रिमेंबर डिनोमिनेटर हमेशा 100 के इक्वल हो जाएगा और जो भी वो वैल्यू देगा दैट विल बी इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। अब वो कहते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ या फाइंड आउट समथिंग एल्स। नाउ प्रॉब्लम इसमें क्या है, मुझे नंबर सेल्स का पता है बट फॉर्मूले में सेल्स कहीं है ही नहीं। बट आई कैन यूज द इक्वेशन कौन सी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट, ताकि मैं सेल्स की परसेंटेज फाइंड आउट कर सकूं, ठीक है। तो सेल्स की परसेंटेज कैसे आएगी, सेल्स इक्वल्स टू जीपी प्लस कॉस्ट ऑफ सेल्स, राइट। तो सेल्स इक्वल्स टू 125% के इक्वल। नाउ आई कैन यूज यूनिटरी मेथड। देखो किस तरह से, अगर 125% इक्वल टू 100, राइट। तो व्हाट इज 100% इक्वल टू, अगर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली चाहिए तो मैं 100% इक्वल टू एक्स रख देता हूँ, अगर मुझे ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए तो मैं 25% इक्वल टू एक्स रख लेता हूँ। अब सब समझ आई जी, वाई डू आई नीड टू डू दिस काम, परसेंटेज फाइंड आउट करने वाला, सो दैट मैं ये वाला मेथड अप्लाई कर सकूं, ठीक है। डज दैट मेक सेंस काशी डॉन एंड उबैद? Yes, sir. ठीक है जी। अच्छा, अगर आप, एक तो होगा ये तरीका, ठीक है जी, जहां पे आपको नंबर एक का पता है अगर फॉर्मूले में बाकी दो चीजें गिवन है। लेट से यहाँ पे ये मार्कअप बता देता मुझे, मार्कअप इज 20%, फिर हाँ काम हमारा बड़ा सिंपल हो जाता, मार्कअप इक्वल्स टू 20%, ठीक है। फिर मैं क्या करता, मार्कअप क्या होता है अगेन, जीपी ओवर कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। फिर तो बहुत ही सिंपल हो जाता, क्योंकि देखो मुझे डायरेक्टली पता है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज 100 है, राइट। तो मुझे पहले कन्वर्ट ना करना पड़ता सेल्स में, ठीक है जी। तो मैं इजीली क्या कर सकता था, 100% इक्वल टू 36,000, है ना भाई, क्योंकि एक ही चीज़ की दोनों चीज़ें गिवन है, मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स की परसेंटेज भी पता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर भी पता है। उस केस में फिर मैं ये काम कर रहा होता, सो एक स्टेप आपका बच जाता। फिर मैं ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लेता, दोनों को ऐड कर लेता। उस केस में भी खैर मुझे उसकी परसेंटेज ज़रूर चाहिए होती, उस केस में मेरा सेल्स इक्वल्स टू 120% आ जाता, ठीक है जी। सो डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में नंबर किसका दिया हुआ है और परसेंटेज किसकी दी हुई है, ठीक है जी, इक्वल्स टू एक्स, समथिंग लाइक दैट, ठीक है गाइस, गॉट इट। अच्छा, लास्ट थिंग इधर जो Yes, है, sir. ये जो इक्वेशन है, देखो यहाँ पे ना कभी आपसे वो पूछ सकते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस। उस केस में अप्लाई, इसमें से कुछ भी अगर आपसे पूछता है ना कि इस ये बताओ इस ये क्या चीज़ है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ड्राइंग ऑफ गुड्स कितनी है, कैरेज इनवर्ट्स कितने, एटसेट्रा, यूज दिस इक्वेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो जो जरूरी नहीं कि 5-6 चीजें सारी की सारी देगा, हो सकता है 3 चीजें दे दे। उस केस में आपको लेट से वो क्वेश्चन कहता है जी परचेजेस निकालो, और उस केस में फिर मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स का नंबर भी पता होगा, ओपनिंग इन्वेंट्री भी पता होगी, इन्वर्ट्स भी पता होगा, और लेट से क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पता होगी। सो मेक परचेजेस द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। नाउ ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि हाउ क्विकली कैन यू ग्रैब द कॉन्सेप्ट, कि यार अच्छा अगर परचेजेस मांग रहे हो तो हाउ कैन आई कैलकुलेट परचेजेस। दो तरीके हैं, या तो हमने कहा था ना परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट बना लीजिए, वो सिर्फ क्रेडिट परचेजेस के लिए। बट अगर आपको ये वाली पीस इन्फॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री पता है, ओपनिंग इन्वेंट्री पता है, फिर आप ये वाली इक्वेशन यूज करके निकाल सकते हैं, ठीक है। सो ये है सिंगल एंट्री एंड इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। इसमें नई चीज क्या सीखी हमने, मार्कअप एंड मार्जिन, उनके फॉर्मूलाज क्या है, व्हाई डू वी नीड टू कन्वर्ट ये, और दूसरी ये हमने काम पुराना था, ये काम पुराना था। और दूसरा हमने सीखा जी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है, होती स्टेटमेंट है जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, सिर्फ आपका कैपिटल कैलकुलेट करने की काम आती है। एंड देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट होती है, जो कि हमें ऑलरेडी ये फॉर्मूला आता है, जस्ट टू फाइंड आउट द मिसिंग फिगर, यूजली द प्रॉफिट और लॉस। बट आप इसको सॉल्व इक्वेशन बना के ही करना, प्रेजेंटेशन उसकी एज अ स्टेटमेंट बनती है। इससे ये होता है कि बहुत आसान हो जाता है सॉल्व करना। इज दिस चैप्टर क्लियर गाइस? Yes, sir. ठीक है, अच्छा, तो ज्वाइन अगेन इन 2 to 3 minutes, फिर हम नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं, विच इज पार्टनरशिप अकाउंटिंग, ठीक है। सर वो आखिरी चैप्टर होगा या उसके नहीं बाद नहीं, भी कोई अभी है? हैं, अभी हैं 6 चैप्टर्स और हैं, ठीक है। सो आई विल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर, नहीं ठीक। सर, आज के लिए। नहीं नहीं, आज के लिए नहीं, आज के लिए 2 और हैं, पार्टनरशिप और प्रॉबेबली नॉट फॉर प्रॉफिट। सही है काशी, सो ज्वाइन अगेन इन टू ओके। ओके ओके।